गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 विषय विज्ञान में जो है दर्पण को पढ़ने जा रहे हैं। दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिए। कोई भी ध्यान से देखिए क्या होता है दर्पण। जैसे कोई भी पारदर्शक पृष्ठ ले लिए। पारदर्शक पृष्ठ मतलब जिसके आर पार प्रकाश जा सके, और उसके एक भाग को क्या करें, हम कलई कर लें। कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट आता है, उसको कर लेंगे तो दूसरा पृष्ठ खुद परावर्तक हो जाता है। तो ये क्या बन गया, दर्पण हो जाएगा। ठीक, दर्पण को प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण हो गया, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा, अवतल उत्तल, दो तरह के होते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो होता है एकदम प्लेन रहेगा, और अवतल दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, धंसा हुआ भाग रहेगा, और उठे हुए भाग में क्या कर लेंगे, हम कलई कर लेते हैं। और उत्तल दर्पण के लिए आप लोग को हम धंसे हुए भाग में कलई करेंगे या पेंट किया जाएगा, और परावर्तक पृष्ठ जो है उठे हुए भाग से होता है। आइए इसी आधार पर हम जो है परिभाषा है कुछ नोट करते हैं। देखिए, दर्पण की परिभाषा हो जाएगी आपका, यदि किसी, नोट कर लीजिए आप लोग, यदि किसी चिकने पारदर्शी, देखिए पारदर्शी दिया है मतलब जिससे प्रकाश जो है आर पार जा सके, पारदर्शी माध्यम तल के एक तल के क्या करना है, किसी एक पृष्ठ पर जो है कलई करना है, ध्यान देना है। किसी एक पृष्ठ पर कलई, कलई मतलब कलर करना उसका, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो वह निकाय क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा, दर्पण के प्रकार। ध्यान समझिए, दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से क्या होंगे, दो प्रकार के। पहला हो जाएगा समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हो गया, दूसरा गोलीय दर्पण। देखिए, समतल दर्पण में क्या होगा कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल होता है। लिख लीजिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल। होता है, उसको क्या बोल देंगे, समतल दर्पण। जैसे इस चित्र में देखिए, समतल दर्पण एक भाग में क्या किया गया है, कलई किया गया है, और दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो क्या है, समतल है, तो इसका नाम हो गया समतल दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण, ध्यान से देखिए, किसी खोखले गोले के एक भाग को काट लीजिए। मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका खोखला गोला हो गया। अब हम जो है इसकी एक भाग को काट दे रहे हैं, यहाँ से बीचों बीच काट के हम जो है इसको अलग कर ले रहे हैं। और ध्यान से देखिए, यदि हम इसके उठे हुए भाग पर कलई करते हैं तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। यदि धंसे हुए भाग पर कलई करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे इसको देख रहे हैं, यदि हम पीछे साइड कलई कर लेते हैं तो धंसा हुआ भाग क्या हो जा रहा है, ये क्या बनाएगा, अवतल दर्पण। ठीक इसी को उल्टा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब जो है आप इसके धंसे हुए भाग पर कलई कीजिए तो परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उठा हुआ भाग होगा तो इसे इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तल दर्पण। इसी के अनुसार परिभाषा लिख लेंगे। पहले गोली दर्पण का लिखना है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है या कलई की जाए तो दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण को प्रकार के होंगे, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई की जाए तो वो क्या, कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, हम इसके जो है धंसे हुए भाग पर कलई कर लेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम जो है समतल दर्पण के गुण के बारे में जानेंगे, मतलब समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होंगे। ध्यान से देखिए, पहला गुण है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। मतलब क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, सदैव आभासी, मतलब हम उसका केवल आभास कर सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है बन रहा है। और कैसा होगा, सीधा होगा, साथ में उसका क्या हो जाए, पार्श्व उत्क्रम होता है। तो पार्श्व उत्क्रम मतलब ध्यान से देखिए, जैसे आप लोगों को इसको ले लीजिए, कौन सा ले लीजिए, जैसे के ले लीजिए। के का अगर दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, के का दर्पण प्रतिबिंब ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, इसका जो है ऐसे बन जाएगा, मतलब ऐसा के रहेगा,
तो ध्यान से देखिए, सीधा तो बनेगा लेकिन पार्श्व उत्क्रम हो जाता है। पार्श्व उत्क्रम मतलब दायां वाला बायां साइड में चला जाएगा और बायां वाला दायां साइड में। ठीक है, इसको ध्यान से देख पढ़िएगा। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, सीधा होगा, साथ में और क्या होगा, पार्श्व उत्क्रम हो जाता है। जैसे आप लोग को एक प्रतिबिंब बना के दिखा दे रहे हैं इसमें। जैसे ये कोई किताब हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए, इसका प्रतिबिंब जो है इस किताब का कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, जैसे विज्ञान लिखा है तो विज्ञान ऊपर के साइड में है, लेकिन क्या है, उल्टा, मतलब दायां वाला बाएं साइड से स्टार्ट हो रहा है और बायां वाला दायां साइड से स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे एनसीईआरटी को अक्षर को देखिए, उसमें भी उल्टा हो जा रहा है सब। ठीक है, मतलब क्या होगा, सदैव आभासी होगा तो, लेकिन सीधा भी होगा, साथ में पार्श्व उत्क्रम हो जाता है, मतलब दायां वाला बायां साइड, बायां वाला दायां साइड। ये हो गया। उसके बाद अगला दूसरा गुण क्या है इसके, समतल द्वारा बड़ा प्रतिबिंब सदैव वस्तु का आकार तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जो प्रतिबिंब का आकार हो, जैसे इतनी छोटी सी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, बड़ा है तो बड़ा बनेगा। मतलब 5 सेमी लंबाई की वस्तु है तो इधर भी प्रतिबिंब बनेगा तो उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इसको समझ गए। अगला देखिए, यह ऊंचाई के वस्तु को देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको 10 सेमी ऊंचाई की वस्तु को देखना है तो हमको दर्पण की लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी, कम से कम जो है आप लोग को, अगर 10 सेमी की वस्तु है तो दर्पण की लंबाई क्या रहनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। तभी जो है हम इसका पूरा प्रतिबिंब इसके अंदर एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, अगर 20 सेमी की वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर की वस्तु रखनी पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 5 फुट होती है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 फीट। समझ गए। जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे हमारा दर्पण की लंबाई कम से कम 1 फुट है तो इसमें प्रतिबिंब कितना हमारा दिख पा रहा है, मतलब 2.5 फुट तक दिख रहा है। अगर हमको पूरा दिखना होगा तो हमको जैसे 5 फीट है तो 2.5 फीट का दर्पण लेना पड़ेगा। उसके बाद यह ऊंचाई के वस्तु, ये तो हो गया। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे जितनी वस्तु के दर्पण के आगे है होती है। ध्यान से इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण हो गया, अगर कोई वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, दुगुना कर देते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखेगा तो दूरी कितनी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, अक्सर ये सवाल पूछता है, ये और ये दोनों पूछते हैं। अगला, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे वस्तु हो गया और ये इसका प्रतिबिंब हो गया, और समतल दर्पण ये हो गया, इस पर ये क्या है, लंब है। ठीक है, यही इसके समतल द्वारा बड़े प्रतिबिंब के गुण हो गए। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं पार्श्व उत्क्रमण। देखिए, पार्श्व उत्क्रमण एक तरह की क्या है, ये समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को क्या बोलेंगे, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे आप लोग कुछ अल्फाबेट को लेके देख सकते हैं, जैसे बी को अगर दर्पण के अंदर देखेंगे तो ये ऐसे प्रतीत होता है, दिखता है।
और सी को भी उल्टा सी दिखेगा। जैसे आप लोग बाल झाड़ते होंगे तो बाल अगर दाएं साइड झाड़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि बाएं साइड झाड़ा गया है, ठीक है। ठीक डी जो है इसमें भी वैसे ही होता है, ई में भी वैसे ही होगा, एफ में भी वैसे ही होगा। अब नोट ध्यान से देख लीजिए। और लेकिन कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिन पर पार्श्व उत्क्रम का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अल्फाबेट में ए को ले लीजिए, ठीक है। ए को दर्पण में देखिए या बस ऐसे देखिए, दोनों में का मतलब समान दिखता है। भी डब्ल्यू एक्स एच आई ओ एम, ठीक है। ये तो हो गया पार्श्व उत्क्रम, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन हल हो गए हैं। कल आप लोग को जो है अगला चैप्टर जो है गोली दर्पण स्टार्ट किया जाएगा, और गोली दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन की क्रिया कैसे होगी, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, इन सब को आगे पढ़ाया जाएगा। इतना तक नोट कर लीजिएगा।